प्यारे बच्चों, आज पुनः जो एक नए टॉपिक के साथ हमारा आज का टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो जैसे कि आपने देखा होगा, परमाणु के मॉडल को समझाने के लिए जो हमारे समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, और उनमें से मैं आपको थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, जो रदरफोर्ड मॉडल है, रदरफोर्ड्स मॉडल, इसके बारे में लास्ट में बता चुका हूं। आपने देखा होगा जो रदरफोर्ड मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल में जो कमी आ रही थी, कमी किसके परिप्रेक्ष्य में आ रही थी? मैंने आपको बताया था मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने बताया कि यदि कोई आवेशित जो कण है, कोई आवेशित कण है, जैसे हमने लास्ट में उदाहरण दिया था, जैसे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन है कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। और मैंने बताया था यदि कोई चार्ज पार्टिकल या आवेशित जो कण है वह किसी विपरीत आवेश की, ये विपरीत आवेश मानी धनावेश के धनावेश नाभिक है, इसके चारों ओर यदि चक्कर लगाए तो वह आवेश जो है लगातार अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है, अर्थात अपनी ऊर्जा को खोता है। ये उन्होंने बताया था, मैक्सवेल ने लास्ट टाइम पे बताया था। इस मैं आपको बता चुका हूं इस बात को। अब होता क्या है कि जो कि अब यहां पे भी ऐसे केस हो रहा था, क्योंकि परमाणु धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो करके जो है ये क्या होगा, ऊर्जा खोता रहेगा और इसकी जो है कक्षाएं जो है छोटी होते जाएंगी, और एक ऐसा समय आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या हो जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का नाभिक में गिर जाने का मतलब क्या होगा, परमाणु का अस्तित्व नष्ट होना, परमाणु का कोई अस्तित्व ही नहीं होना। तो ऐसा तो नहीं है, परमाणु का अस्तित्व है। यदि ऐसा होता तो परमाणु क्या हो जाता, अस्तित्वहीन हो जाता। अब इसी बात को, और रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसके महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताए थे कि मेन चीज ये है कि परमाणु के दो भाग हैं, एक नाभिक है और नाभिक के बाहर जो है एक विशाल क्षेत्र है। इस नाभिक में, मेन पॉइंट कह रहा हूं, इस नाभिक में, रदरफोर्ड की बात को कह रहा हूं मैं, इस नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान, नाभिक धनावेशित है और परमाणु का समस्त जो द्रव्यमान है वो नाभिक में उपस्थित है। और जो ये नाभिक के बाहर जो विशाल क्षेत्र है, इस विशाल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में, वृत्ताकार कक्षाओं में, ये सर्कुलर जो कक्षाएं हैं, वृत्ताकार हैं कक्षाएं, इन सर्कुलर जो पाथ है या सर्कुलर ऑर्बिट है, इन वृत्ताकार कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। इस बात पर आए थे कौन, रदरफोर्ड। लेकिन उस बात को मैक्सवेल ने, मैंने आपको बताया था, मैक्सवेल ने जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बताया था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसको हम कहते हैं स्थिर विद्युतिकी या वैद्युत गतिकी, एक शाखा है फिजिक्स की। इसके परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि चार्ज पार्टिकल जो है धीरे धीरे क्या करेगा, आवेशित जो कण है अपनी ऊर्जा को खोएगा, और एक दिन इलेक्ट्रॉन पर यही, इलेक्ट्रॉन और नाभिक पे यही बात लागू होती है, चार्ज पार्टिकल है विपरीत आवेश से, और धीरे धीरे यह क्या करेगा, अपनी ऊर्जा को खोएगा और एक दिन नाभिक में गिर जाएगा। तो इस बात को दूर करने के लिए, माने जो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां हैं उसको दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक हुए नील्स बोर कहते हैं उनको, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने 1913 में अपना परमाणु मॉडल दिया। नील्स बोर्स
1913 नील्स बोर, वैज्ञानिक का नाम है नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने 1913 में अपना क्या दिया, परमाणु मॉडल दिया, और उस मॉडल को हम कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल या बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इनके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन है, पहली बात है जो इलेक्ट्रॉन है वह बंद, दो चीज कही, बंद और वृत्तीय। बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। एक बात उन्होंने कही कि जो इलेक्ट्रॉन है वह कहाँ, परमाणु नाभिक के बाहर, मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है वह परमाणु नाभिक के बाहर, ये नाभिक है और उस परमाणु नाभिक के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन कैसी कक्षाओं में, बंद कक्षाएं, बंद खुली हुई नहीं है, बंद और कैसे, दूसरी चीज वृत्तीय, बंद और वृत्तीय कक्षाओं में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। पहला बिंदु उन्होंने ये कहा। नंबर दूसरा बिंदु ये है कि यद्यपि जो है जो नाभिक है, ये नाभिक है और नाभिक के जो ये बाहर है, जो बंद वृत्तीय कक्षाओं में जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये कक्षाएं जो हैं, ये बहुत सी कक्षाएं संभव है। माने जो नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन जो है बंद वृत्तीय कक्षाओं में जो चक्कर लगा रहा है, वो बंद वृत्तीय कक्षाएं बहुत सी संभव हैं। माने ये जो कक्षाएं हैं, जो ये बंद वृत्तीय कक्षाएं हैं, ये बहुत हैं, माने बहुत सी, एक ही नहीं है कि निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत इलेक्ट्रॉन जो है, जो कक्षाएं हैं उन बंद वृत्तीय कक्षा में, नाभिक के बाहर जो है बहुत सी बंद वृत्तीय कक्षाएं बहुत हैं, ये जिसको हम कहते हैं बहुत सी हैं, ये बहुत जो है बंद वृत्तीय कक्षाएं इसमें क्या है, उपस्थित है। लेकिन उन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता है। यद्यपि नाभिक के बाहर बहुत सी बंद एवं वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है। तो कहाँ लगाता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग, एक चीज कह रहा हूं मैं, कोणीय संवेग, जिसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, उसका जो कोणीय संवेग है वह किसके बराबर होता है, h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। अर्थात हमारी बात बोर साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर यद्यपि बहुत सी जो है बंद वृत्तीय कक्षाएं जो है संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उन सभी बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। अब यहां पर हम ये समझेंगे कोणीय संवेग, हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा। जैसे सपोज के लिए हम ये लेते हैं कि ये नाभिक है और हम एक ही कक्षा ले रहे हैं। सपोज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन सपोज के लिए v वेग से r त्रिज्या, ये नाभिक से, और जो इलेक्ट्रॉन ये कोष है जो उसकी त्रिज्या r है माने, तो यदि m द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन v वेग से r त्रिज्या के माने ये कोष पर जो है यदि क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, संवेग गुणा गया रेडियस। माने कहने का m इंटू वी संवेग हो गया, द्रव्यमान गुणा गया वेग इंटू r उसका रेडियस, ये हो गया आपका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग हो गया। तो ये यही कह रहे हैं कि उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का mvr माने जो कोणीय संवेग है वह h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। पूर्ण गुणक का मतलब है कि यहां पर पूर्ण गुणक से मतलब है कि ये कुछ इंटीजर माने किसी पूर्णांक इंटीजर अंक पर निर्भर करेगा। कहने का मतलब जैसे सपोज के लिए यहाँ पे h/2 पाई है, या अभी तो 1 है,
ये ऐसा भी हो सकता है, पूर्णांक में लेंगे तो 2h/2 तो 2 से 2 कट गया अर्थात ये n बराबर 1 के लिए। अब देखिए n बराबर, अब 1 से मतलब क्या, अभी हम मोटी बातें बताऊं मैं आपको, ये मैं क्वांटम नंबर्स में बताऊंगा आपको कि n क्या चीज है, लेकिन अभी हम यहाँ समझने के लिए n से मतलब हमारा है ये नाभिक है, और नाभिक के बाहर ये कक्षाएं हैं, ये जो है कक्षाएं हैं, और इस पहली कक्षा को n बराबर 1, n बराबर 2, तीसरी कक्षा n बराबर 3 ऐसा कह देते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या ये n को हम यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हम कहते हैं, या मुख्य क्वांटम संख्या हम इसको कहते हैं। तो n ये है, तो यहां पर ये कह रहा है कि ये डिपेंड करेगा n बराबर 1 के लिए, ये n बराबर 1 है तो यहाँ पर ये n की, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mvr इज इक्वल टू nh/2π, जहां पर n क्या करेगा, ये कक्षाओं की संख्या है, कक्षा कौन सी है, सपोज n बराबर 1 के लिए, कक्षा नंबर 1 के लिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो अर्थात h/2π पर निर्भर करेगा। और n बराबर 2 के लिए ये 2, n की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात h/2π। n बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3h/2π। तो कहने का मतलब जिन कक्षाओं, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसमें वह उसका जो कोणीय संवेग है वह h/2π का पूर्ण गुणक होगा। तो ये बात उन्होंने दूसरी बात कही। तीसरी बात बोर ने मुझे बताई सबसे, अब यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो जैसे रदरफोर्ड जो मॉडल है उसकी जो कमियां निकली, वो निकली किन के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार। मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है क्या निकला, रदरफोर्ड मॉडल में क्या निकले, दोष निकले। अब यहाँ पर जो नील्स बोर ने जो अपना रदरफोर्ड मॉडल का सुधार किया और एक आधार लिया उन्होंने प्लैंक्स थ्योरी। यहाँ पर एक वैज्ञानिक हुए हैं प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स एक वैज्ञानिक हुए हैं जिसको हम कहते हैं प्लांक, इसको हिंदी में लिखें तो ऐसा लिखेंगे प्लांक सिद्धांत। प्लांक सिद्धांत के आधार पर इन्होंने जो है मतलब जो बोर मॉडल है, बोर मॉडल का जो आधार है वो है प्लांक सिद्धांत। अब हम ये देखेंगे कि प्लांक सिद्धांत क्या है, हम ये देखना चाहेंगे कि प्लांक सिद्धांत क्या है। वो कहते हैं कि कोई विकिरण है, विकिरण जानते होंगे आप, विकिरण, कोई विकिरण है, विकिरण की जो ऊर्जा है, ऊर्जा का जो है, जो भी कोई विकिरण है उस विकिरण की ऊर्जा का उत्सर्जन, जो विकिरण हो रहा है उस विकिरण की ऊर्जा का उत्सर्जन, इमिट जो हो रही है, जो उत्सर्जन है वह सतत न होकर के, माने कोई विकिरण है उस विकिरण की ऊर्जा का उत्सर्जन सतत न होकर के, सतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस, सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस न होकर के, लगातार न होकर के ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। क्या होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के, मतलब लगातार नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में हो रहा है। उन पैकेट्स को हम यहाँ पर क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और प्रकाश के संदर्भ में इन क्वांटाओं को, जो पैकेट्स हैं जिसको हम क्वांटा कह रहे हैं, उस प्रकाश के केस में हम इसको फोटॉन्स कहते हैं। प्रकाश के केस में इसको क्या कहेंगे, फोटॉन्स कहते हैं। तो ये बात कही प्लांक्स महोदय ने, ये प्लांक्स ने बात बताई संभवतः 1900 ईस्वी में, 1900 में। तो उन्होंने क्या कहा, कोई विकिरण या ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा का जो उत्सर्जन और अवशोषण भी हो सकते हैं, दोनों चीजें आएंगी, उत्सर्जन या अवशोषण दोनों चीजें हैं।
एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, दो चीजें कह रहा हूं मैं। एक चीज कह रहा हूं अवशोषण, अवशोषण, और एक होता है उत्सर्जन, ये भी हो गया। अब हम उत्सर्जन इसलिए कह रहे हैं, उस ज्यादा फोकस किया, इन्होंने कहा विकिरण की ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। तो यहां पर जो है हम उत्सर्जन को ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि जो अभी जिसको मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक आवेशित कण है, और यह नाभिक के चारों, विपरीत आवेश के चारों जब चक्कर लगाएगा तो यह लगातार अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा, अर्थात इससे ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। इसलिए मैं इसको उत्सर्जन शब्द पे ज्यादा लिख रहा हूं, कह रहा हूं। तो कहने का मतलब विकिरण की जो ऊर्जा का उत्सर्जन है, वो ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वह सतत नहीं होगा, लगातार नहीं होगा, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स, जिसको हम कहते हैं पैकेट्स कहें या बंडल कहें, उन पैकेट्स या बंडल के रूप में होता है। उन छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्वांटा, क्या कहते हैं, क्वांटा, या प्रकाश के संदर्भ में उसको, यदि प्रकाश का रेडिएशन है, प्रकाश का विकिरण है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इसको फोटॉन्स कह देते हैं। तो ये था प्लांक का सिद्धांत। तो प्लांक का सिद्धांत आधार है इनका। तो प्लांक सिद्धांत के आधार पर ये अपने परमाणु मॉडल को बताने का इन्होंने क्या किया, प्रयास किया। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो यही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कह रहे हैं कि जो परमाणु है, परमाणु का जो नाभिक है, उस नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वह निश्चित ऊर्जा युक्त, या हमें कहेंगे कि परमाणु जो नाभिक है, नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन अपनी उसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है क्या है, निश्चित ऊर्जा वाले, या इनकी ऊर्जा, इनको हम कहेंगे, ये जो कक्षाएं हैं इनको हम यहाँ पे कक्षा या कोष कह देते हैं, इनकी ऊर्जा क्या निश्चित है, कक्षाओं की ऊर्जा भी क्या निश्चित है। तो निश्चित ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी यहाँ पे क्या निश्चित है, क्योंकि कक्षकों की ऊर्जा भी अपनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी, और जैसे जैसे नाभिक से कक्षकों की दूरी बढ़ेगी तो उस हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह निश्चित ऊर्जा से क्या करता है, इन कक्षकों में घूमता है। और ये कक्षक क्या है, एक प्रकार की क्या कक्षाएं हैं, ये हम कक्षाएं कह दे रहे हैं, जिनको हम जो है यहाँ पर 1 2 3 4 अथवा KLMN आदि नामों से दे देते हैं। तो इनको इन्होंने यहाँ पर अस्थायी कक्षाएं कहा। इन अस्थायी कक्षाओं में जिनकी की ऊर्जा क्या है, निश्चित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की भी निश्चित ऊर्जा इन कक्षाओं में, और इन कक्षाओं की ऊर्जा भी क्या निश्चित है। इनमें जो है इलेक्ट्रॉन इस निश्चित ऊर्जा वाले कक्षकों में क्या करता है, चक्कर लगाता है। एक बात इन्होंने ये कही। और चौथा पॉइंट इन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जिसको मैंने आपको कहा प्लैंक के सिद्धांत के आधार पर, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसा उन्होंने बताया था मैक्सवेल ने कि इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा खोएगा और एक नाभिक में गिर जाएगा। तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब कक्षाओं में घूमता रहता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में घूम रहा है, किसी भी कक्षा में चाहे, जब इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में, या निश्चित ऊर्जा से, इलेक्ट्रॉन की अपनी ऊर्जा होगी, तो निश्चित ऊर्जा से जब कक्षाओं में घूमता रहता है, तो वह इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन नहीं करता है, लगातार उत्सर्जन या अवशोषण भी हो सकता है, अवशोषण भी नहीं करता है। तो क्या करता है, यह ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन अथवा अवशोषण न करके क्या करेगा, कभी कभार ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ये कब करेगा, ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन अवशोषण नहीं करेगा। तो कब करेगा, जब
इलेक्ट्रॉन एक उच्च कक्षा से, सपोज के लिए n बराबर 1 है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, और इलेक्ट्रॉन ये एक कक्षा है, ये दो कक्षा है, एक तीन कक्षा है, तो n बराबर 1 क्या हो जाएगी, छोटी कक्षा हो जाएगी, और n बराबर 3 जो है बड़ी कक्षा हो जाएगी। तो कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाए अथवा निम्न से उच्च, माने यहां से n बराबर 1 से n बराबर 3 या n बराबर 2 में, माने उच्च कक्षा में जाएगा, 2 n बराबर 1 का उच्च हो गया, 2 3 4 किसी में भी जा सकता है, n बराबर ये चले गए। या दूसरी कंडीशन क्या है कि उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आए, दो कंडीशन बता रहा हूं। अर्थात सपोज के लिए n बराबर 3 4 5 से किसी से भी n बराबर 1 में आ रहे हैं, तो ये है कंडीशन। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में कूद रहा है, छोटी कक्षा से उच्च कक्षा में कूद रहा है, तो उस समय यह ऊर्जा का, देखिए कोई भी जब जंप करेगा कोई भी चीज, उसके लिए ऊर्जा की जरूरत है। तो उस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जंप करेगा या कूदेगा, तो वह ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन जो है उच्च कक्षा से, ये 3 है 2 है जो भी है, से निम्न कक्षा में जब क्या करेगा, कूदेगा, तो उस समय वह जो है ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा को छोड़ेगा। कोई चीज ऊपर से हम छोड़ेंगे उसको ऊर्जा की जरूरत नहीं, बल्कि ऊर्जा को खोएगा। तो यहां पर जो है आप समझ रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा रहा है तो यह ऊर्जा का क्या कर रहा है, उत्सर्जन अवशोषण कर रहा है, और जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में आ रहा है तो ऊर्जा का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। कहने का मतलब सब हम इसको यूं समझ सकते हैं, कक्षा है, हमें इसको यहाँ तो गोले में दिखा रखा है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है। तो जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और कितना करेगा ये ऊर्जा, अभी हम बताते हैं। या दूसरी कंडीशन क्या होती, या और इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा, तब यह ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। यहाँ अवशोषण करेगा, यहाँ उत्सर्जन करेगा। तो ये विकिरण निकलेंगे यहाँ पर, और उन विकिरण की जो ऊर्जा है कितनी होगी, वह होगी E इक्वल टू, या उस ऊर्जा का अंतर कितना होगा, जो ये विकिरण निकलेंगे उसकी जो ऊर्जा का अंतर डेल्टा ई इक्वल टू एच म्यू के बराबर यहां पर ऊर्जा निकलेगी, या ऊर्जा का जो अंतर होगा एच म्यू के बराबर होगा, जहां पर डेल्टा ई, कहने का मतलब ये सपोज के लिए छोटी कक्षा की ऊर्जा E1 है और बड़ी कक्षा की ऊर्जा E2 है, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच म्यू, जहां पर E2 एंड E1 क्या है, कक्षाओं की ऊर्जाएं हैं, और H क्या है, यहां पर एक प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू क्या है, आवृत्ति है, क्या है, आवृत्ति। तो हम इसको यहां पर से हम जो है, कहने का मतलब है जब भी विकिरण का उत्सर्जन अथवा उत्सर्जन करता है, तो उस कंडीशन में जो ऊर्जा का जो अंतर होता है वो एच म्यू के बराबर होता है। और हम इसको ऐसे भी दे दें, हम इसको आगे भी लिखें, तो ये प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी एक निश्चित वैल्यू होती है, जिसको हम लगभग 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड इसकी वैल्यू होती है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये हो गया। या यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू बराबर, या आवृत्ति जो हम निकालें, तो ये म्यू बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1 अपॉन H, तो H नीचे बटे में चले जाएगा। तो इस प्रकार से हम आवृत्ति की गणना, इस जो रेडिएशन है, विकिरित जो प्रकाश हुआ या अवशोषित हुआ, दोनों कंडीशन में चाहे अवशोषण होता है चाहे उत्सर्जन होता है, वह कितना होगा, E2 माइनस E1, बड़ी कक्षा की ऊर्जा में से छोटी कक्षा की ऊर्जा को घटाया जाएगा, और उसकी आवृत्ति कितनी होगी उस विकिरण की, जो विकिरण निकले, वो E2 माइनस E1 अपॉन H के बराबर होगी। तो ये यहाँ पे इन्होंने चौथा पॉइंट बहुत अच्छा कहा कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन तभी करेगा
जब वह उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में अथवा निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में कूदता है। और अन्यथा इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का क्या नहीं करता है, इमिशन या उत्सर्जन नहीं करता है। जिस बात को कौन कह रहे थे, मैक्सवेल कह रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो कमी दूर होगी, मैक्सवेल के हिसाब से जो कमी निकल ली थी वो कमी यहाँ पर दूर होगी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था कि इलेक्ट्रॉन जो है जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में अथवा उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जब कूदता है तो उस समय ही वह क्या करता है, ऊर्जा का या तो अवशोषण करेगा या उत्सर्जन करेगा। और वस्तुतः जब इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में जो है निश्चित ऊर्जा से क्या लगाता है, निश्चित ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन जो है या इस ऊर्जा स्तरों में क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है बिना ऊर्जा खोए। और कब खोएगा, ये ऊर्जा का खोने का अर्थ ये होगा जब वो निम्न कक्षा से जाएगा या उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा, तभी ऊर्जा को खोएगा, अन्यथा नहीं। तो इससे अब इलेक्ट्रॉन जब लगातार ऊर्जा खो ही नहीं रहे तो कक्षा छोटी होगी नहीं, कक्षाओं की त्रिज्या छोटी होती नहीं होगी। और जब कक्षा की त्रिज्या नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक में गिरेगा ही नहीं, क्योंकि वो लगातार ऊर्जा का ह्रास नहीं कर रहा है। तो ये था। और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जैसे जब कोई वस्तु, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि किसी वृत्ताकार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पे चल रहा है तो यहाँ पर जो है दो बल काम करते हैं। एक बल बाहर की ओर लगता है, एक बल अंदर की ओर लगता है, जिसको आप जो है अभिकेंद्री बल या अपकेंद्री बल कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्री, फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे अभिकेंद्री बल अपकेंद्री बल, जिसका मान mv²/r होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पर जो है लगने वाला जो अभिकेंद्री बल है और अपकेंद्री बल है वो दोनों बराबर होते हैं। माने जो सेंट्रीफ्यूगल आपका फोर्स है और सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन सर्कुलर कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है तो उस पर लगने वाले अंदर के लिए जो बल लग रहा है और बाहर की तरफ जो बल लग रहा है वो बराबर होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो अभिकेंद्री बल है और जो अपकेंद्री बल है वह बराबर होते हैं। इन बलों के जब बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में लगातार गति करता रहेगा, क्योंकि बैलेंस हो गए दोनों बल। इस कारण हुआ क्या नहीं होगा, निश्चित रूप से कक्षाओं में ही क्या करेगा, वृत्ति गति करेगा। तो ये पॉइंट थे बोर मॉडल के, ये थे आपके पॉइंट बोर मॉडल। अब जो है थोड़ा सा हम ये देखेंगे बोर मॉडल, क्योंकि इसकी माने जो फायदे हैं, माने इसको जो हम कहेंगे बोर मॉडल के जो अचीवमेंट हैं, क्या चीज है, इससे हमको क्या फायदा हुआ बोर मॉडल। तो बोर मॉडल ने सबसे बड़ी चीज ये बताई कि जो आपके परमाणु का जो अस्थायित्व की बात हो रही थी, जो परमाणु का जो अस्थायित्व खत्म हो रहा था, परमाणु का जो अस्थायित्व था, इस अस्थायित्व के बारे में ये बता पाए कि परमाणु का अस्थायित्व है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब कहाँ नहीं गिर रहा है, वो लगातार ऊर्जा नहीं खो रहा है, और ऊर्जा नहीं खो रहा तो वह नाभिक में नहीं गिरे। तो परमाणु के अस्थायित्व की बात ये करता है। और जो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऐसे निकाय होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, या जैसे आपका Li2+, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इसमें दो इलेक्ट्रॉन छोड़ Li2+ है, या He+ है। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो है इनका जो परमाणु मॉडल है वह सटीक बैठता है। माने जिनमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, जिसमें ऐसे स्पीसीज या ऐसे निकाय जिनमें क्या है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उन पर इनका परमाणु मॉडल जो है ठीक बैठता है। तो इनके लिए जो है ये परमाणु मॉडल ठीक लागू होता है। कहने का मतलब परमाणु के अस्तित्व के बारे में ये जानकारी देता है। और ये जैसे हाइड्रोजन एटम जो है, सपोज के लिए हाइड्रोजन है, एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसमें जो है ये हाइड्रोजन की जो ऊर्जा है, ऊर्जा की गणना भी हम कर सकते हैं। और उन्हें फॉर्मूला दिया -2π² me4z² अपॉन n², ये फॉर्मूला दिया उन्होंने, n²h² इज इक्वल टू -2π² me4z² n²h²। ये फॉर्मूला उन्होंने एक दिया हाइड्रोजन जैसे जो अणु होते हैं उनके लिए, कि हाइड्रोजन जैसे जो एकल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, अणु नहीं कहूंगा यहाँ पे, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऊर्जा की गणना इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, जिसका
क्या बताया, E इज इक्वल टू माइनस 2π² me4 z² अपॉन n² h², जहां पर हमें देखेंगे तो 2 ये पाई तो पाई जानता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या है, यहाँ पर जो m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, और E इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, माने जहां पर m इलेक्ट्रॉन का मास, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और Z जो है यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन के केस में ये क्या हो जाएगा, Z1, जो एटॉमिक नंबर अभी बताएंगे, एटॉमिक नंबर Z² n², मन n का मतलब कक्षा, कौन सी कक्षा है, n की वैल्यू है, और h² जो है प्लैंक कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से जो है ये E की हम वो निकालते हैं। और यदि सपोज के लिए ये इन वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट अप कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में, सपोज के लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमें निकालना चाहिए, E इज इक्वल टू, ये निकालना चाहिए वैल्यू हम, तो पाई का मान रख देंगे 22/7 या 3.14, इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर रख देंगे 9.1093, 9 × 10 31 kg, E इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.9 × 10 - 19 कूलम, n यदि हम n तो हम रहने देंगे यहाँ पे, n के केस में n इन जनरल किसी के लिए भी हो जाएगा, मान n की वैल्यू, और h के लिए प्लैंक कांस्टेंट का मान यदि हम रख देते हैं तो हम एक यहाँ पर हम वैल्यू को हम डिराइव कर लेते हैं, माइनस 13, ये वैल्यू जो है यदि हम इनमें ये वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये वैल्यू हम गेन कर लेते हैं अपॉन हाइड्रोजन के केस में, या हाँ ये Z² हो जाएगा, या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कोई भी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये हो जाएगा आपका n², ये हम वैल्यू को हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो और ये यदि हम इसको यहाँ पे किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ये हमारा जो है ये आंसर आ जाता है, इसमें हम वैल्यूज को पुट अप करें, E इज इक्वल टू माइनस 1312 Z² अपॉन n², ये वैल्यू आ जाएगी। और इसके केस में, इसमें हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन के लिए यदि हम ये निकालना चाहें तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का परमाणु, यहाँ पे Z क्या है, परमाणु क्रमांक है, तो हाइड्रोजन के केस में जो है ये हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन के केस में क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 1312, Z तो हो गया, एक का स्क्वायर एक ही हो गया, अपॉन n² किलो जूल पर मोल। तो इस प्रकार से हम जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एकल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसमें जो उसकी जो है ऊर्जा की गणना, जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है चक्कर लगा रहा है, उसकी हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा की गणना इस फॉर्मूले के द्वारा जो है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले, 1 जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, उस सिस्टम के हम ऊर्जा की गणना इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास थोड़ा जो बोर मॉडल के जो है महत्व की बात यदि हम करें। अब यदि हम लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन का मतलब माने इसकी जो कमियां हैं, तो कमियां क्या है, कमी एक तो ये है कि यह केवल जो है, ये जो इसकी कमी की हम बात करें तो ये केवल जो है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, माने एकल इलेक्ट्रॉन स्पीच, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीच या निकाय पर लागू होता है, अर्थात जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, जैसा भी मैंने उदाहरण दिया आपका हाइड्रोजन हो गया, Li2+ हो गया, या He+ हो गया, या B3+ हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है उन पर ये लागू होता है। एक कमी तो ये है। दूसरा, यहां पर इनके अनुसार ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में या उच्च कक्षा निम्न कक्षा में जाता है तो
यहाँ पर जो है सपोज के लिए नाभिक है और ये उच्च कक्षा, ये निम्न कक्षा है, ये उच्च कक्षा है। तो इलेक्ट्रॉन सपोज के लिए यहाँ से यहाँ गया, जंप किया, या चलो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में इसने जंप किया, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है ये ऊर्जा या रेडिएशंस क्या होंगे, निकलेंगे। तो ये हमको सिंगल लाइन के रूप में, इनके अनुसार जो है सिंगल लाइन के रूप में ये विकिरण दिखना चाहिए हमको, जो ये सिंगल लाइन के रूप में हमको ये विकिरण दिखना चाहिए। लेकिन ये देखा गया है कि यदि हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं कि उपस्थिति में, उनके अनुसार जो ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, कहने का जब परमाणु उच्च कक्षा निम्न कक्षा में आएगा तो उस कंडीशन में जो है ये जो लाइंस होंगी, यहाँ पे जो विकिरण की जो लाइंस होंगी, जिसको हम स्पेक्ट्रा कहेंगे, वो क्या होगी, सिंगल लाइन होगी, एकल लाइन होगी। जबकि ऐसा देखा गया है कि ये जो लाइंस है स्प्लिट हो जाती है, बढ़ जाती, विभक्त हो जाती है। यहाँ पे दो कंडीशन होती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइंस क्या होती है, ऐसा लगता है कि ये बहुत सी लाइनों में बटी हुई है। ये सिंगल लाइन ना होकर के बहुत चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यदि क्या हो जाता है, सिंगल लाइन जो जिसको बोर कह रहे थे, सिंगल लाइन होती है, ये बहुत से रेखाओं में विभक्त हो जाती है। तो इस प्रभाव को, जिसमें कि स्पेक्ट्रल लाइन जो है सिंगल लाइन ना होकर के बहुत सी लाइन में विभक्त हो जाती है, इसको जो है जीमैन इफेक्ट कहते हैं। इसको यहाँ पर हम जीमैनन इफेक्ट या जीमान प्रभाव हम इसको कह देते हैं। जब जो स्पेक्ट्रल लाइन, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन सिंगल लाइन क्यों नहीं चाहिए थी, वह बहुत सी लाइन में विभक्त हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, जीवन प्रभाव कहते हैं। और यदि विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण, यदि जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यदि जो है ये जो सिंगल लाइन है, ये लाइन जब विभक्त हो जाती है बहुत सी लाइनों में, तो उस प्रभाव को हम यहाँ पर स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क प्रभाव, स्टार्क हम इसको क्या कहते हैं, स्टार्क प्रभाव कहते हैं। तो कहने का मतलब जो बोर का परमाणु मॉडल है वह क्या चुंबकीय जीवन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा पाया, इस चीज की उन्होंने व्याख्या नहीं कर पाए। और एक कमी और है इनके सिद्धांत की। अब हम आगे नियम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वैज्ञानिक है डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग, क्या हाइजेनबर्ग, दो वैज्ञानिक हैं। तो डी ब्रोगली ने एक कॉन्सेप्ट दिया, इलेक्ट्रॉन एज ए वेव एज ए पार्टिकल। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन एज ए वेव, एक कॉन्सेप्ट है इनका, इलेक्ट्रॉन क्या एज ए वेव एज ए पार्टिकल। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो है ड्वेल नेचर है। यहाँ पे ड्वेल नेचर, ये तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है और ये पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है। तो तरंग का मतलब सपोज के लिए ये नाभिक है, तो इसकी तरंग कैसे चलती है, ऐसे तरंग निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में नहीं चलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का पथ तरंग रूप में भी हो सकता है। कहने का मतलब शॉर्ट बात में कहूं तो डी ब्रोगली के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो बिल्कुल बंद और वृत्तीय ना होकर के, जिसको क्या कह रहे हैं रदरफोर्ड जी, सॉरी बोर क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डी ब्रोगली कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाए, बल्कि क्या इलेक्ट्रॉन का पथ जो तरंग रूप में भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की यथास्थिति आप फिक्स नहीं कह सकते हैं कि तरंग रूप में भी जा सकता है। ऐसे ऐसे तरंग कैसे चलते, टेढ़े मेढ़े जो आपने देखा होगा, उसमें जो है क्या होते हैं, श्रृंग और गर्त होते हैं। तरंग, ये तरंग का नेचर होता है, इस प्रकार से श्रृंग और गर्त बनते हैं। तो ये इस बात को कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तरंग के, ये तरंग है वो तो तरंग के रूप में जाएगा, अर्थात वह बंद वृत्तीय कक्षाओं में नहीं जाएगा। और हाइजेनबर्ग कहते हैं, हम लास्ट में बाद में बताएंगे, हाइजेनबर्ग कहते हैं किसी भी क्षण हम जो है इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है और उसका वेग है या संवेग है, उसका हम एक साथ सही मापन नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का हम सही से मापन नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, और ये कह रहे हैं कि वो निश्चित ऊर्जा से जो है कक्षाओं में चक्कर लगाता है, निश्चित ऊर्जा है उसकी इलेक्ट्रॉन की, जो कि निश्चित ऊर्जा स्तरों में क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऐसा फिक्स है। तो कहने का मतलब डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के सिद्धांत पर जो है, जो बोर का परमाणु मॉडल है वह
खरा नहीं उतरता है। उनके अनुसार दूसरी बात है, इनके अनुसार दूसरी बात है। कहने का ना डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह सिद्धांत क्या लगता है, ये उस पर खरा नहीं उतरता है या उसको फॉलो नहीं करता है। तो ये था बोर का परमाणु मॉडल। इसमें टाइम भी मुझे लग रहा है वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और इस बोर के परमाणु मॉडल को मैं जो है मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में आया होगा, समझने का प्रयास करेंगे और मैं यहीं पे इसको टॉपिक को ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू।